तो रूस यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता से पहले ही वहाँ रूस ने भारी हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, मिसाइलें दागी हैं और ड्रोन से हमले किए हैं और काफ़ी तबाही मचाई है। और मेनली जो टारगेट किया गया, जो यूक्रेन की जो बिजली काटी गई वहाँ पर, और आपको बता दें कि वहाँ पर भी जो टेम्परेचर यूक्रेन में माइनस में वहाँ टेम्परेचर वहाँ चल रहा है और वहाँ बहुत बुरा हाल है। ऐसे में इस तरह से हमला करना, ये शायद हमेशा रूस ऐसा करता रहा कि जब भी बातचीत का कुछ ऐसा होता है तब हमला कर देता है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश थे, अभी 1-2 दिन पहले वो कह रहे थे कि ऐसा है कि दुनिया को बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है। वो यही कहना चाह रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत होगी, मिडिल ईस्ट में बातचीत होनी है, यूएई में बातचीत होनी है, वो उसके बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध खत्म हो जाएगा। 4 साल हो गए, अभी तक खत्म नहीं हुआ है और बातचीत से पहले भयंकर हमला। बिल्कुल, ये देखिए कि किस तरीके से रूस ने हमला किया है और कई बार मध्यस्थता की कोशिश हुई है, लेकिन हर बार जो है बेनतीजा रही है बातचीत। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है यूक्रेन में अभी जो तापमान है सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। और यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और वो भी उस ऐसे समय में जब ये युद्ध रुकवाने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे, जब वो दूसरी बार उन्होंने गद्दी संभाली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की, तो उन्होंने कहा कि वो युद्ध को रुकवा देंगे और वो कोशिशें हालांकि कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं आ रही हैं कोशिशें। और आप देखिए कि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि युद्ध जो है वो 1 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन 4 साल से ऊपर बीत गए, युद्ध अभी भी जारी है और जारी ही नहीं है, बल्कि कई बार ऐसे मौके आए जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे, कोशिश करते रहे कि दोनों देशों को युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने के बजाय लगता है कि पता नहीं अब पुतिन की कौन सी स्ट्रेटजी है वो तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो यूक्रेन है बहुत परेशान है, उसने नाटो से मदद मांगी है। और ये जब हमला हुआ तो उस समय जो नाटो के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कीव में मौजूद थे, जो यूक्रेन की राजधानी है। तो ये बड़ा ही मतलब लगता है कि पुतिन को लगता है कि किसी का कोई डर नहीं है, किसी तरह कोई भय है नहीं। जो मेरे ख्याल से पता नहीं डोनाल्ड को चिढ़ाते हैं या क्या करते हैं, भगवान जाने क्या है, किस तरह का उनका कौन सा अप्रोच है ये। क्योंकि अगर जब बातचीत होनी है, और अभी कुछ दिनों से हमला दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई खास हमले की खबर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके ठीक कुछ समय पहले करके ये बड़ा रूस का जो अप्रोच है, मेरे ख्याल से सिग्नल दे रहे हैं कि अगर बातचीत होगी तो उनकी शर्तों पे बातचीत होगी, वो जो चाहेंगे, रूस जो चाहेगा वही होगा, वरना बातचीत का मतलब नहीं है। ये सिग्नल है। और पुतिन जो कि आप देखिए कि वहां पर कई तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए गए, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और ये युद्ध जारी है। और आप समझिए कि जब यूक्रेन में इस वक्त तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि तकरीबन 1000 ऐसे रिहायशी टावर है जहां पर बिजली नहीं है। अब जब -20 डिग्री तापमान है, बिजली नहीं है, हीटर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। और हमने देखा कि बहुत पहले तो वहां पर इमारतों पर हमला होता था, जो ऑफिसेज होते थे जहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स होती थी, लेकिन रूस अब इमारतों में और आम लोगों में फर्क नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा, वो बिल्कुल दिख गया। और वो भी जब 450 ड्रोन, जो लंबी दूरी का रेंज का जो ड्रोन होता है, उससे हमला किया और 70 मिसाइलें मारी हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का, और कई लोग घायल भी इसमें हुए हैं। हालांकि ज़्यादा कोई जान मतलब किसी तरह की किसी के जाने की खबर तो इससे नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, इस तरह की बात है। लेकिन रूस का जो टारगेट था इस बार किसी की जान लेने से ज़्यादा था कि बिजली पर टारगेट करना ही था। और शायद रूस मैसेज दे रहा है, यूक्रेन के लोगों को मैसेज दे रहा है कि अगर आप लोगों को सुरक्षित रहना है, आप लोगों को अगर ठीक से रहना है, तो आप ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको हटाओ और हम बातचीत का दबाव मतलब इन पे बनाओ, ताकि ये दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म हो। इस तरह सिग्नल दे रहे हैं। ये दूसरा पहलू है कि रिजीम चेंज की जो आप बात कह रहे हैं, और इसमें ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि रूस कूटनीति की बजाय यहाँ पर आतंकवाद को चुन रहा है, हमले तेज कर रहा है। जब बातचीत होने वाली है उससे पहले ऐसे हमले, और इस पर देखिए चर्चा भी हो रही है, क्योंकि जो यूक्रेन के सहयोगी हैं वो अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं रूस पर, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। मतलब आप देखिए कि अगर यहाँ पर हम बात करें अमेरिका की भूमिका की, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि मैं, जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनते ही जो है युद्ध को रुकवा दूंगा। उसके बाद उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन आप देखिए कि इतना समय बीत चुका है, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसमें एक और है, इसमें एंगल चल रहा जसप्रीत की, जिस तरह से तेल को लेकर पूरी दुनिया में एक तेल को लेकर आग लगने वाली है। रशिया पर लगातार सैंक्शन लगातार अमेरिका तेल को लेकर के ही वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, और अभी ईरान अमेरिका के बीच में भी वो लड़ाई तेज हो गई। इससे ऐसा लग रहा है कि पूरा जो
तेल को लेके जो सारी चीज़ें हैं ना, ये तेल की कीमतों में आग लगने वाली है, क्योंकि अगर ये लड़ाई भी जारी रहती है, उम्मीद की जा रही थी कि रूस यूक्रेन का युद्ध भी खत्म हो जाएगा, अमेरिका ईरान के बीच में अगर बातचीत से अगर मसला सलट जाएगा तो शायद चीज़ें स्टेबल रहेंगी। लेकिन जिस तरह से एक फ्रंट खुला हुआ है और जो लड़ाइयाँ जारी हैं और इसे लगता है कि अमेरिका ईरान के बीच में किसी तरह भड़क ना जाए वो जो लड़ाई, तो उसके बाद फिर चीज़ें संभालनी बहुत मुश्किल होगी। तेल, पूरी दुनिया की नज़र तेल पर है और ज़्यादातर देश इस बात से परेशान है क्योंकि रशिया भी एक जो 2025 में तीसरे नंबर पर था, तेल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में तीसरे नंबर पर रशिया था। उसके बाद जिस तरह के हालात बने, तो ईरान है, उधर वेनेजुएला का तेल भी बेचना चाहते हैं ट्रंप। तो पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्योंकि ट्रंप बार बार, एक तो देखिए उनके हर लड़ाई के पीछे, हर दबाव के पीछे एक तो बात है कि बिजनेस है, हर चीज़ में बिजनेस ढूंढ रहे हैं ये। तो अब ये रशिया का नया रुख ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। और आपने कहा कि ट्रंप बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, तो वो हर चीज़ को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरी अहम बात ये कि वो हमेशा से कहते आए हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो काम कर रहे हैं, यानी कि जो अमेरिका के लोग हैं उनका हित सबसे पहले है, वो अपने देश का हित देख रहे हैं। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए तो जाने जाते हैं, ट्रोल भी काफ़ी होते हैं और फिर पलटी भी मार देते हैं, मतलब जो वो कहते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका रवैया है, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, वो उसमें उनका बदलाव नहीं आया। मतलब कि वो फैसले लेते हैं, कब फैसला पलट दिया जाएगा ये किसी को मालूम नहीं होता कि अच्छा ये। अब हम देखिए कि जिस तरीके से आपने तेल की बात की है, क्योंकि भारत के लिहाज से भी अगर हम देखें तो रूस जो है वो आपूर्ति करता है भारत की जो तेल की डिमांड है, और दूसरी तरफ जो अमेरिका के साथ हमारी डील हुई है उस पर भारत की विदेश नीति की हालांकि हमेशा से तारीफ होती है, लेकिन भारत ने क्या रूस से कितना तेल या पूरी तरीके से तेल लेना, ये अमेरिका दबाव बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि रूस से तेल लेना कम करेगा भारत, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, रूस ने भी कह दिया है कि ऐसा कुछ भारत ने अभी नहीं कहा है। तो यानी कि भारत हमेशा से संतुलन बनाए रखता है जो हमारी विदेश नीति है कि, और रूस हमारा पुराना दोस्त है। अमेरिका देखिए इस वक्त जो वर्चस्व है वो कायम करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ईरान के बीच में तनाव है, अमेरिका रूस से आग्रह कर रहा है युद्ध रुकवाने के लिए। लेकिन जब भी दो मुल्कों में, धर्मेंद्र जी, युद्ध की स्थिति होती है तो दुनिया भी दो धड़ों में बढ़ जाती है, दो धड़ों में बढ़ जाती है, और असर हर मुल्क पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ेगा। और देखिए दिख भी रहा है कि जो नेटो अभी तक लग रहा था कि जिस नेटो को लेके युद्ध शुरुआत हुई, जिस युद्ध की शुरुआत हुई, आज उस नेटो में ही विवाद है। अमेरिका और नेटो के बीच में लगातार जो डिफरेंसेस दिख रहे ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह हुआ है, तो अब जो मामला इतना हो गया। और असल में दिक्कत क्या है कि तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके पुतिन के फेवर में है। अमेरिका और नेटो के देश एक नहीं है, एकता उनमें नहीं है। और यूक्रेन को लेकर के जो अमेरिका की जो पॉलिसी रही वो भी साफ दिख रहा है। तो पुतिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी शर्तों पर, अगर अब यही बात है कि अब क्या जेलेंस्की, जो कि बार बार ऐसा मामला आता भी है कि जेलेंस्की पुतिन की शर्तों पर क्या इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हम देखिए कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं बातचीत से पहले, तो फिर ये तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बातचीत बेनतीजा रहेगी, या फिर जो रूस चाहता है जैसा हो वैसा अभी तक हो नहीं पाया। अब रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, तो फिर स्थिति जस की तस है। और अगर आप देखें तो रूस, यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंच चुका है और लगातार पहुंच भी रहा है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर मानव जीवन बसने में कई सौ साल लग जाएंगे। और इस वक्त अगर हम देखें तो यूक्रेन के लोगों में देशभक्ति की भावना जो है ना वो चरम पर है, क्योंकि वहां पर इस वक्त जो माहौल बना है, लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, अपनों को खोया, सब कुछ खोया, उनको मालूम नहीं है कि कल वो हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग लड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। वही मामला बहुत गहराता जा रहा है कि अब पुतिन क्या संकेत दे रहे हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं कि बातचीत से पहले इस तरह के हमले और बड़े हमला करके क्या संकेत दे रहे हैं। साफ संकेत मतलब तो जो हम समझ सकते हैं कि भाई वो एक तरह से दबाव बना रहे हैं जेलेंस्की के ऊपर कि अगर टेबल पे आओगे बातचीत करने के लिए तो हमारी शर्तों पर मान जाओ, वरना आगे भी ऐसा ही बुरा हाल होगा। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या इस हमले के बाद, रूस के इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत होती भी है या नहीं होती है। वैसे मतलब इसके पहले भी बातचीत से पहले हमले हुए, बातचीत हुई भी, लेकिन और बाकी बातचीत अगर होगी तो उसमें क्या निकल करके आएगा, इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिए कड़क।